हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फंडालॉजी। तो आइए बेटा, आज के इस वीडियो में हम अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी यूनिट है हमारी? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा आपने फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी। फर्स्ट यूनिट क्या थी हमारी? दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग क्या है? द चार्जेस एट रेस्ट मीन्स द स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट पर होता है हमारा, तब उसको जब हम स्टडी करते हैं, उस फिजिक्स की ब्रांच को बोला जाता है बेटा क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है बेटा? जब हम चार्जेस को मोशन में स्टडी करते हैं, द स्टडी ऑफ द चार्जेस, दैट इज द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। क्लियर? जब चार्जेस हमारे मोशन में होते हैं बेटा, तब उसकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी। और ये मोशन कैसा होगा बेटा? विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, विद सम कांस्टेंट वेलोसिटी। क्लियर? यहां पर हम एक्सेलरेशन की बात नहीं करेंगे। हाँ, एक जगह पर आएगा डिस्कशन एक्सेलरेशन का भी, लेकिन अदरवाइज जनरली हम क्या करते हैं इसमें, जब चार्जेस हमारे मोशन में होते हैं विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तब उनकी स्टडी को बोला जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमारी यूनिट नंबर 2 है। क्लियर है बेटा? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था? चार्जेस रेस्ट पर थे, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो हमारे चार्ज हैं दैट इज इन मोशन। तो चलिए बेटा समझते हैं। देखिए, आप सबको पता है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, आप लोगों को ऑलरेडी एक आइडिया है क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट, अगर इसका फॉर्मूला लिखें हम, चार्ज पर यूनिट टाइम, ऐसे लिखते हैं। और इसको क्या बोला जाता है? देखिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब ये वर्ड जहां पर आता है रेट, इसका मतलब क्या है? डिवाइड बाय टाइम। जहां पर ये रेट वर्ड आता है उसका मतलब क्या है? डिवाइड बाय टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मींस चार्ज अपॉन टाइम। इससे हमारे पास क्या आता है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो भी मेनली देखिए अपने पास एक तो होता है बेटा एवरेज। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या है? दैट इज आई। क्या सिंबल है इसका? आई। और एक होता है बेटा हमारे पास, देखिए, एवरेज करंट। अब ये एवरेज करंट क्या है? टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल टाइम। क्लियर? दैट इज सिंपली एवरेज करंट। एक होता है बेटा हमारे पास इंस्टेंटेनियस करंट। जैसे आपने पढ़ा होगा +1 क्लास में, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बिल्कुल उसी तरह हमारे पास एक इंस्टेंटेनियस करंट है, दैट इज dq डिवाइडेड बाय dt। ये है हमारा बेटा इंस्टेंटेनियस और ये है एवरेज। लेकिन अब जरा एक डिफरेंस समझिए, ये एवरेज करंट क्या है और इंस्टेंटेनियस, मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, एवरेज करंट तो क्या है बेटा? टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। मान लीजिए, जैसे मैं आपको एक बार वेलोसिटी का एग्जांपल देकर के समझाता हूं। सपोज कि एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, मान लीजिए हमने टाइम नोट कर रहे हैं और वेलोसिटी नोट कर रहे हैं। टाइम है 0, 5, 10, 15, 20। क्लियर? अब वेलोसिटी है हमारी स्टार्टिंग में सपोज 10, फिर 15, 12, 10, 16। क्लियर? तो वेलोसिटी हर बार यहां पर क्या है? अलग अलग। तो एवरेज इसका क्या आएगा? मान लीजिए, जस्ट मैं एक कंसीडर कर लेता हूं कि यहां पर देखिए टाइम 0 से 20 सेकंड तक इसकी वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है, लेकिन जब हमने इस सभी का पूरे का एवरेज निकाला, वो एवरेज मान लीजिए अपने पास आया, जस्ट एज्यूम कर लेते हैं हम कि वैल्यू आती है उसकी 13। क्लियर? वेलोसिटी कितनी आई? 13। तो ये तो इसकी क्या हो गई? एवरेज वैल्यू। लेकिन इंस्टेंटेनियस वैल्यू, यानी कि टाइम 0 सेकंड पर कितनी थी? 10। 13 तो नहीं थी ना। 5 सेकंड पर कितनी थी? 15। 10 सेकंड पर कितनी थी? 12। ये है उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। क्लियर? तो मतलब समझ में आया? इसी तरह से हमारा करंट है। इंस्टेंटेनियस करंट अलग चीज है और एवरेज करंट बेटा अलग चीज है, दोनों में डिफरेंस है।
तो चलिए ये तो हो गया अपना एवरेज करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। अच्छा बात करते हैं, इसका सिंबल है आई करंट का। अब इसकी एसआई यूनिट को समझते हैं बेटा। एसआई यूनिट देखिए आप, चार्ज डिवाइड बाय टाइम, चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम्ब डिवाइड बाय टाइम मींस कूलम्ब पर सेकंड। इस कूलम्ब पर सेकंड को कलेक्टिवली बोल दिया जाता है एम्पियर। क्या बोलते हैं बेटा? एम्पियर। और ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? आपने प्लस 1 क्लास में पढ़ा होगा, हमारे कुछ फंडामेंटल यूनिट्स होती है। उन फंडामेंटल यूनिट्स में से एक यूनिट ये है, दैट इज एम्पियर। क्लियर? तो एम्पियर इज द फंडामेंटल यूनिट। तो आपने याद रखना बेटा, फॉर्मूला हो गया हमारे पास, एसआई यूनिट हो गई, दैट इज कूलम्ब पर सेकंड। अगर यहां से आपसे पूछा जाए डिफाइन 1 एम्पियर, तो देखिए अगर चार्ज कितना हो 1 कूलम्ब और टाइम कितना 1 सेकंड, तो करंट कितना होगा 1 एम्पियर। तो यहां से आप डिफाइन कर सकते हो ना, इफ 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड टाइम, देन करंट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। करंट हमारा 1 एम्पियर होगा जब 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो करता है 1 सेकंड टाइम के अंदर। क्लियर? तो ये तो इसकी डेफिनेशन थी। तो चलिए आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा। तो बेटा नेक्स्ट देखते हैं हम, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, दिस इज स्केलर और वेक्टर। मींस ये स्केलर क्वांटिटी हुई या एक वेक्टर क्वांटिटी हुई। देखिए जनरली इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हम क्या मान के चलते हैं, दैट इज पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या लेके चलते हैं? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन तो है और इसका मैग्नीट्यूड भी है। देखिए जो इलेक्ट्रिक करंट है बेटा, इट हैज डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। मतलब बेटा इसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। तो इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए? वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन ऐसा नहीं है। ये कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर। अब क्वेश्चन आता है, इट हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ, बट स्टिल व्हाई इट इज स्केलर क्वांटिटी? ये वेक्टर क्यों नहीं हुई? तो अब देखिए बेटा, मान लीजिए हमारे पास यहां पर एक करंट है, दैट इज 5 एम्पियर। क्लियर? और एक करंट यहां से आया एक वायर के थ्रू, ये है हमारा बेटा मान लीजिए 4 एम्पियर। और इनके बीच में एंगल है सपोज दोनों वायर के बीच में 60 डिग्री। तो टोटल करंट इधर जाएगा, तो यहां पर जो टोटल करंट होगा बेटा वो आएगा अपना 9 एम्पियर। जबकि अगर ये वेक्टर होता, मान लीजिए मैं इसको बोलता ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए था? एंगल जैसे आपने प्लस 1 क्लास में सोल्व करते थे, उनके बीच में कुछ एंगल है दो वेक्टर के बीच में, उनका सम कितना आएगा? तो वो 9 नहीं आता, 5 + 4 सिंपली 9 नहीं होता वेक्टर के केस में। क्लियर है? लेकिन यहां पर जो करंट है ये तो सिंपली ऐड हो गया। तो इसीलिए क्यों है ये स्केलर? बिकॉज इट डू नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, क्योंकि बेटा ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसीलिए जो है हमारा ये फॉर्मूला, मतलब सॉरी, इसीलिए जो हमारा करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्योंकि ये वेक्टर के जो एडिशन लॉ थे ना, जो हमने पढ़े, ट्रायंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, उन सभी लॉज को ये फॉलो नहीं करता, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? अब बताइए, देखिए ये पॉइंट याद रहेगा आपको। इसको अगर आपको नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लीजिए और फिर मैं इसको रब कर देता हूं। अगर कहीं पर भी आपको कुछ नोट करना है तो वीडियो को पॉज कीजिए और साथ के साथ उसको नोट कर लीजिए। अब मान लीजिए, देखिए हम एक एग्जांपल की हेल्प से कुछ समझते हैं जो भी अभी तक हमने पढ़ा है। दैट Q is equals to 4t² plus 5t plus 6। क्लियर है बेटा? ये हमारे पास कुछ चार्ज गिवन है हमें। अब हमें फाइंड आउट करना है यहां पर
करंट। क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट द करंट एट t equals to 2 सेकेंड। t इक्वल टू 2 सेकेंड पर हमें क्या फाइंड आउट करना है? करंट फाइंड करना है। तो देखिए बेटा, हम क्या करेंगे? dq डिवाइड बाय dt, दैट इज 4t स्क्वायर यानी 8t प्लस 5, ये तो 0। ये क्या होता है बेटा? dq बाय dt, दैट इज I मीन्स करंट। तो 2 सेकेंड पर पूछा है ना हमसे, दैट इज 8 इंटू 2 प्लस 5, दैट इज 21 एम्पियर। ये देखिए बेटा, ये चीज क्लियर हुई। यहां पर हमने क्यू गिवन था, हमें करंट निकालना है, तो हमने क्या किया? डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी, और यहां से हमारे पास सिंपली जो है करंट आ चुका है। क्लियर? तो चलिए, यहां तो हमने करंट फाइंड आउट कर लिया। अब ये जो करंट आया था बेटा मेरे पास 21 एम्पियर, ये कैसा करंट है? देखिए, हमने दो टाइप के करंट पढ़े थे, एक इंस्टेंटेनियस और दूसरा एवरेज। तो ये बेटा आपके पास कैसा करंट आया है? दैट इज इंस्टेंटेनियस। कैसा करंट है ये? इंस्टेंटेनियस करंट आया हमारे पास। क्लियर है बेटा? मतलब कि हमने फाइंड आउट किया है करंट एट 2 सेकंड में 2 सेकंड में करंट कितना था हमारा, तो वो यहां से हमने फाइंड आउट किया है। तो चलिए बेटा, अब मान लीजिए हमें ये करंट गिवन है, I इज इक्वल्स टू 8t प्लस 5। क्लियर है? तो यहां से हमें फाइंड आउट करना है चार्ज फ्लोइंग। क्या फाइंड आउट करना है हमें बेटा? चार्ज फ्लोइंग, चार्ज फ्लो इन 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड में टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ? तो अब देखिए जरा ध्यान से, यहां पर हमारे पास दो तरीके हैं यहां पर अपने क्वेश्चन को सोल्व करने के। एक मेथड बेटा आपने पढ़ा होगा, एक तो ये हमारा Q इक्वल्स टू आई टी, क्योंकि ये है ना हमारा I क्या होता है? Q बाय टी। एक तो हम इस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, और एक मेथड बेटा अपने पास क्या है? Q इज इक्वल्स टू आई डी टी। क्लियर? तो अब आप क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन। तो यहां पर अब ये देखिए, आप कौन से मेथड को यूज करने वाले हैं। यहां आप देखो, दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं, मींस इसको भी सोल्व करके आई टी आएगा और इसको भी। अब ये बताइए यहां पर हम कौन से मेथड का यूज करें टू फाइंड आउट द चार्ज फ्लोइंग इन द 2 सेकेंड। देखिए जरा, हम एक काम करते हैं, दोनों ही मेथड से एक बार क्वेश्चन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? हम यहां पर दोनों मेथड का यूज करेंगे। सबसे पहले Q इक्वल्स टू आई टी, यानी कि I कितना था हमारा? 8t प्लस 5 इंटू में t। क्लियर? अब t की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 सेकेंड। जस्ट अभी देखिए आप केवल, तो Q इज इक्वल्स टू 8 इंटू 2 16 प्लस 5 इंटू 2, तो कितना आएगा बेटा? दैट इज 42 कूलम। अब हम इस मेथड से फाइंड आउट करते हैं। Q इज इक्वल्स टू I की वैल्यू पुट कीजिए, 8t प्लस 5 इंटू डी टी। लिमिट है बेटा 0 से 2, तो Q इज इक्वल्स टू 8 t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5t एंड लिमिट 0 टू 2। तो ये कैंसिल करके हमारे पास आ जाएगा 4। तो देखिए बेटा, 4 t की जगह पर 2 स्क्वायर प्लस 5 t की जगह पर 2 माइनस में 0,
तो इसको सोल्व करने के बाद 4 + 10, देखिए 4 + 10 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 × 10 14, 56 कूलम। क्लियर। अब बेटा यहां पर एक बात ध्यान से देखिए, यहां तो हमने यूज किया Q = IT। इस फॉर्मूले का यूज यहां पर गलत है। हमसे पूछा गया 2 सेकंड में टोटल चार्ज कितना है। हम इंस्टेंटेनियस की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, 2 सेकंड के अंदर टोटल चार्ज। तो वो कैसे निकालेंगे बेटा हम, देखो यहां पर I जो है टाइम पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड करता है I हमारा करंट बेटा, टाइम के ऊपर। जैसे टाइम चेंज हुआ वो 2 सेकंड में ये था, ये तो जो हमने निकाला ये तो दूसरी सेकंड के अंदर का करंट चार्ज आया है, लेकिन पहले फर्स्ट सेकंड के अंदर चार्ज कितना था वो तो नहीं निकाला ना हमने। ये तो कब निकाला है, जब 2 सेकंड हो गई तब चार्ज कितना था। लेकिन यहां पर बेटा हमने क्या फाइंड आउट किया है, पूरी 2 सेकंड तक कितना चार्ज फ्लो हो चुका था, यानी पहली सेकंड भी उसमें काउंट हो गई, दूसरी सेकंड भी। यहां देखो हमने लिमिट पुट करी है बेटा 0 से 2, यानी टाइम हमारा चेंज हो रहा है 0 से 2 तक। तो इस दौरान टोटल चार्ज कितना आया है, तो यानी कि ये हमारी एवरेज वैल्यू आई है किसकी, चार्ज की। क्लियर। और यहां पर बेटा जो हमने वैल्यू निकाली है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, यानी कि टाइम = 2 सेकंड्स पर। दोनों में डिफरेंस को समझिए। एक्चुअली हमारा करंट यहां टाइम पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर। टाइम के चेंज होने से करंट भी चेंज हो रहा है, तब हम इस मेथड का यूज करेंगे टू फाइंड द टोटल चार्ज या एवरेज चार्ज। क्लियर। लेकिन अगर हमें मान लीजिए I हमारा फिक्स है, कांस्टेंट, I की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, अगर ऐसा है तब हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं। क्लियर है ना। लेकिन यहां पर तो ये बेटा टाइम के साथ चेंज हो रहा था, तो इसीलिए हम इस मेथड का फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते। क्लियर। तो चलिए ये तो अभी इसके बारे में हमारे पास इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन आएंगे नहीं, ये केवल आपको एक आइडिया देने के लिए था, माइंड में एक पिक्चर सेट करने के लिए था। तो अभी चलिए आगे करते हैं अपने टॉपिक को हम फर्दर स्टार्ट। तो देखिए बेटा वो है डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन मेनली बेटा हम करंट को 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक है हमारा कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट जो मेनली हम जब सर्किट बनाते हैं, सर्किट डायग्राम, उसमें जो हम करंट की डायरेक्शन शो करते हैं बेटा वो होता है हमारा कन्वेंशनल करंट। और एक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो करना। अब देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, वो कुछ इस डायरेक्शन में मूव करता है, तो हम कहेंगे कि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ये है। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी, वो इसके अपोजिट होगी। कन्वेंशनल करंट अगर इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉनिक करंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्लियर है। जैसे मान लीजिए बेटा हम एक सर्किट डायग्राम बना रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहां हम करंट की डायरेक्शन क्या लेते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये हमारा जो करंट है बेटा, दिस इज द कन्वेंशनल करंट। कौन सा करंट है ये, कन्वेंशनल करंट। जबकि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा, वो तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर दौड़ेगा ना। जो इलेक्ट्रॉन है वो तो नेगेटिव से निकलेगा और पॉजिटिव की तरफ जाएगा। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट तो उल्टा हुआ, लेकिन जो कन्वेंशनल करंट है जो हम मान के चलते हैं वो इस डायरेक्शन में आया है। जो एक्चुअली में पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है ना, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। सिंपली करंट बोल सकते हैं या कन्वेंशनल करंट। जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो इससे उल्टी डायरेक्शन में होता है। क्लियर। तो ये तो केवल डायरेक्शन के बारे में था। चलिए अगर आपको ये नोट करना है तो कीजिए। इसके बाद हम अपना टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। हमारे टॉपिक का नेम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर। तो सबसे पहले आपको अगर कुछ नोट करना तो कीजिए, वरना हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से।
तो देखिए बेटा अपना नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, मतलब एक कंडक्टर के अंदर करंट कैसे फ्लो करता है। मान लीजिए कंडक्टर है हमारे पास जिसमें एक्सटर्नल फील्ड टोटल 0 है, यानी बाहर से कोई भी एक्सटर्नली फील्ड हमने वहां पर नहीं लगाया। तो आप ये बताइए क्या वहां इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर होंगे या मोशन में होंगे। मतलब सिंपली एक कंडक्टर है मान लीजिए हमारे पास, ऐसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको नहीं रखा गया, ना किसी बैटरी से कनेक्ट किया गया, तो क्या इसके अंदर जो सभी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे रेस्ट पर हैं या मोशन में हैं। तो देखिए बेटा आपको पता है हमारे एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वहां से इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ एनर्जी गेन कर लेते हैं, यानी कि जो हमारा रूम टेम्परेचर है यहां से इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, कुछ एनर्जी गेन कर लेंगे जिसे हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी। क्या बोलेंगे, थर्मल एनर्जी। तो जब इलेक्ट्रॉन्स ये थर्मल एनर्जी लेते हैं तो थर्मल एनर्जी के कारण इनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। कौन सी एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी, और ये मूव करना स्टार्ट कर देंगे इधर उधर। तो एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इस साइड जा रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर जा रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जा रहा है। तो ऐसे ही रैंडमली ये हर डायरेक्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, मतलब मोशन में है, रेस्ट पर नहीं है, लेकिन रैंडमली मोशन में है। कोई इधर जा रहा है तो कोई इधर, कोई दाएं, कोई बाएं, कोई ऊपर, कोई नीचे। क्लियर। तो क्या होता है बेटा, इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स आर इन कॉन्टिन्यूअस रैंडम मोशन। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने वो कॉन्टिन्यूअसली रैंडमली मूव कर रहे हैं इन ऑल द डायरेक्शन, लगभग सभी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो अगर हम एवरेज निकालने बेटा, जितने इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरी डायरेक्शन में भी जाएंगे अपोजिट। क्लियर है। तो उन दोनों का टोटल रिजल्ट क्या हुआ, 0। जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जा रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर भी जा रहे हैं, तो टोटल रिजल्ट कितना हुआ, 0। क्लियर है। तो इस तरह से मान लीजिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज रैंडम वेलोसिटी है u1। थर्मल एनर्जी मिली ना, रूम टेम्परेचर से एनर्जी मिली, उसकी वजह से जो एनर्जी आई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में u1, सेकंड में u2, थर्ड में u3, तो n इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो un। तो ये है रैंडम वेलोसिटी ऑफ द n फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अब क्या होगा बेटा, इन सब का जब हम एवरेज निकालेंगे इनका, तो वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आएगा इन सब का एवरेज, 0। क्योंकि क्या बताया मैंने, जितने इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में है बिल्कुल उससे अपोजिट डायरेक्शन, उससे दूसरी डायरेक्शन में भी हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो जब हम एवरेज निकालते हैं टोटल तो हमारे पास आती है वेलोसिटी 0, क्योंकि अगर ये 0 नहीं होगी, मान लो ये 0 नहीं है, तो यानी इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ऐसा अगर होगा तो जब मान लीजिए आप लोहे के गेट को ओपन पकड़ोगे एकदम से, तो करंट लगेगा ना आपको छूने से ही। ऐसे तो किसी भी मेटल में जब बैटरी से जोड़ेंगे नहीं तो उसके अंदर करंट आ जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के मूव करने से तो करंट आता है। लेकिन यहां पर करंट क्यों नहीं लगता, क्योंकि उनका जो एवरेज वेलोसिटी है वो 0 है। एवरेज वेलोसिटी क्या है बेटा, 0, जो कि यहां पर हमने लिखा है। क्लियर है। तो ये जो हमारा मैकेनिज्म है करंट के फ्लो का, इसका दूसरा नेम और क्या है, इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल भी है बेटा। क्लियर, क्या नेम है, इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। और यहां पर हम फाइंड करने जा रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से टॉपिक आपके पास आता है। तो पहले जल्दी से आप यहां तक नोट कीजिए, आगे फिर अभी टॉपिक हमारा बहुत है, ये तो केवल स्टार्टिंग है। पहले वीडियो को पॉज करके जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए बेटा अभी तक हमने रखा था मेटल को एक एक्सटर्नल फील्ड 0 के अंदर, लेकिन अब हमने उसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो बैटरी के साथ जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, कंडक्टर के अक्रॉस क्या आ जाए, डेवलप हो जाएगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन में मोशन आना शुरू हो जाएगा। अब देखिए इधर पॉजिटिव एंड है, इधर नेगेटिव एंड है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है बेटा वो तो इस तरफ हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ मूव कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है बेटा अपने वो कुछ इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर। तो इसका मतलब जैसे ही हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया
तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने से क्या हुआ यहां पर, जैसे बेटा देखो हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोवाइड किया, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते ही जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ फोर्स लगा, कितना फोर्स लगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, Q इंटू ई। क्लियर है। अच्छा अब देखिए फोर्स किस तरफ लग रहा है, फोर्स तो इलेक्ट्रॉन पर इस तरफ लग रहा है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे हैं ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, अपोजिट साइड है। दोनों की डायरेक्ट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, तो यानी फोर्स और फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए यहां पर कौन सा साइन आया, माइनस का साइन। क्लियर है। ये फॉर्मूला आपको पता है ना, फर्स्ट चैप्टर में किया था, F इक्वल्स टू क्यू ई तो माइनस ई। क्लियर है बेटा। तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, एक दूसरे के अपोजिट। अच्छा अभी आप कहोगे, देखना अभी आपने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था कि एक्सटर्नल, मतलब यहां पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है ना, लेकिन आपने क्या पढ़ा था कि मेटल के अंदर जो है टोटल करंट कितना होता है, जब हम किसी बाहर से एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तो अंदर कुछ इंड्यूस्ड फील्ड आ जाता था, और जितना एक्सटर्नल फील्ड था उतना ही इंड्यूस्ड फील्ड हो जाता है, तो टोटल फील्ड कितना अंदर, 0। लेकिन यहां पर वो नहीं होगा, क्यों, यहां पर हमने जब मेटल के साथ वायरिंग के साथ हम कनेक्शन दे देते हैं ना, तब जो इंड्यूस्ड फील्ड है ना हमारा, वो काफी अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाता है, बहुत कम हो जाता है जो इंड्यूस्ड फील्ड है। तो इसी वजह से टोटल एक्सटर्नल फील्ड आ गया यहां पर। अब उसकी वजह से क्या हुआ, फोर्स लगा क्यू ई, तो माइनस ई, माइनस साइन क्यों आया बेटा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, फोर्स और फील्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में है। क्लियर। अगर फोर्स लग रहा है तो फोर्स है तो यानी एक्सेलरेशन भी होगी वहां पर कुछ ना कुछ, तो इसका मतलब बेटा एक्सेलरेशन क्या होती है, फोर्स अपॉन मास। फॉर्मूला है ना, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वहां से मैंने एक्सेलरेशन निकाल ली। क्लियर। अच्छा फोर्स कितना आया मेरा, माइनस ई, माइनस ई। क्लियर है। तो ये तो वेक्टर की टर्म में है, अगर मुझे स्केलर की टर्म में लिखना हो तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो बेटा ये आ गया मेरे पास एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग पार्टिकल। ये बताइए बेटा पहले यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो एज द अब देखिए इलेक्ट्रॉन के अंदर एक्सेलरेशन आ गया, इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे हैं, यहां से आगे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, क्या इलेक्ट्रॉन के लिए खुला रास्ता है, क्या वो एकदम से जा सकते हैं बिल्कुल सीधे से, नहीं जा सकते सीधे, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के रास्ते में और भी बहुत सारी रुकावटें हैं। कोई भी काम है हम अगर करने जा रहे हैं तो उसमें रुकावट तो आती है। क्लियर है ना, हम कोई भी काम करना चाहते हैं, मन में हमारे है कि हाँ हमें ये काम करने, लेकिन क्या होगा, बहुत सारी रुकावटें आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ेगी। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इनको भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। क्या प्रॉब्लम है वो, देखिए जो इलेक्ट्रॉन है जैसे वो मूव करेंगे तो उनके रास्ते में कुछ पॉजिटिव आयंस होते हैं, मतलब कुछ ऐसे एटम जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम्स हैं कुछ, वो रास्ते में है, उनके साथ इलेक्ट्रॉन बार बार टकराएंगे। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव एटम्स के बीच में कोलिजन होगा। अब उस कोलिजन की वजह से क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन के रास्ते में रुकावट पैदा करेंगे। क्लियर है। तो चलिए पहले आप फटाफट यहां तक नोट कर लीजिए, फिर हम उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो अब देखिए बेटा जो हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है उसकी वजह से जो है इलेक्ट्रॉन के अंदर कुछ स्मॉल वेलोसिटी आ चुकी है, अब वो आगे की ओर बढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। जब तक एक्सटर्नल फील्ड नहीं था वो रैंडमली मूव कर रहे थे तो ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी 0 थी, लेकिन अब इनकी एवरेज वेलोसिटी 0 नहीं हुई है। वो एक दूसरे से टकराते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, टकराते हैं फिर आगे बढ़ते रहते हैं, तो इस तरह से लगातार इनके अंदर इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ ओवरऑल वेलोसिटी आ चुकी है जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर। तो हमने मान लिया कि U1 U2 U3 UN क्या थी, हमारे रैंडम थर्मल वेलोसिटी थी इलेक्ट्रॉन्स की। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ये थी, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और nth इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। क्लियर। तो अब क्या हो रहा है बेटा, ये एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन आया दूसरे से टकराया फिर आगे बढ़ गया, फिर दूसरे से टकराया फिर आगे बढ़ गया, तो ऐसे लगातार इलेक्ट्रॉन आ रहा है, टकराया फिर आगे किसी और से टकराया फिर आगे किसी और से टकराया, ऐसे बार बार वो क्या हो रहे हैं, टकराते जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है,
मान लो हमने जो यहाँ पर टकराने, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन आया दूसरे से टकराया, कितने टाइम बाद टकराया उसको मैंने नाम दिया τ1। ये टॉर्क वाला है, ये टॉ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, टॉ। टॉर्क का सिंबल होता है ना जो ऐसे ये है, टी से नहीं लिखना अपने टाइम को, यहां पर टॉ से रिप्रेजेंट करेंगे हम, क्लियर है। तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसका कोलिजन हुआ टाइम τ1 पर, सेकंड का τ2, τ3, τn, क्लियर। और यहां पर जो एक्सेलरेशन है बेटा उसको हमने रिप्रेजेंट किया a के साथ। जो सभी इलेक्ट्रॉन है वो कितनी एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, a एक्सेलरेशन के साथ, क्लियर। तो देखिए आपने इक्वेशन पढ़ी है ना, v = u + at, टाइम t के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, अगर इनिशियल वेलोसिटी u थी, एक्सेलरेशन a, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास बेटा, v = u + at। तो हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की अगर फाइनल वेलोसिटी की बात करें टाइम t1 के बाद, तो u1 + a⁴1, क्लियर। ऐसे सेकंड इलेक्ट्रॉन की, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ऐसे पूरे n इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी हो जाएगी। तो एक बार बेटा जल्दी से इसको आप पहले नोट कर लीजिए, जल्दी से क्लियर कर लिया नोट बेटा, ये वीडियो को रोक करके आपने नोट कर लेना है। तो चलिए अब मैं इसको ऊपर से यहां से पहले रब कर देता हूं। तो अब हम अपने टॉपिक को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं बेटा। हम एक काम करते हैं बेटा, इन सब का एवरेज निकाल लेते हैं। लेट अस टेक द एवरेज ऑफ ऑल दीज वेलोसिटीज, क्लियर। तो इन सब का जो बेटा हमने एवरेज लिया उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे vd के साथ, दैट इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहां पर u1 + at1, ये फर्स्ट की वेलोसिटी है। फिर ऐसे सेकंड की वेलोसिटी आएगी क्या, u2 + at2 प्लस, ऐसे हम सभी को ऐड करते चले जाएंगे। और कब तक ऐड करेंगे बेटा, पूरे nth तक, un + at। तो डिवाइड बाय क्या करना है बेटा, हमने n के साथ इसको डिवाइड कर देना है। तो ये आ गई मेरे पास n इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी, क्लियर है। तो चलिए अब मैं इसको नीचे वाले टर्म को अपने रब कर देता हूं। तो अब देखिए बेटा, आप यहां से मैं u1, u2, u3, un इन सभी टर्म्स को अलग निकाल लेता हूं। तो देखिए अपने पास क्या आया, u1 + u2 + un, इस n को भी इसके नीचे डिवाइड में ले लिया एक बार अलग से n, प्लस at1, at2, atn, और डिवाइड बाय क्या है बेटा, n, क्लियर है। तो ये किसकी वैल्यू है बेटा अपने पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। अच्छा अब ये क्या है, ये तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है ना, जो कि हम क्या प्रूव कर चुके हैं, दिस इज 0, प्लस अब ये क्या है बेटा अपने पास a, और ये जो सारी टर्म है इसको मैं लिख देता हूं तो, क्लियर है। तो हमारे पास आ गया बेटा vd यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू a⁴, क्लियर है। यहां पर बेटा ये देखिए आप, टो क्या है, मैंने इस सारे को देखिए, इस सारे को मैंने क्या मान लिया, इसका एवरेज जो है दैट इज टो, यानी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये क्या है हमारा बेटा, दैट इज द एवरेज relaxation time for an electron between two successive collision, between the two successive collisions। यानी कि बेटा देखिए जब इलेक्ट्रॉन था वो एक एटम से टकराया, फिर आगे दूसरे से, फिर उसको तीसरी बार, तो लगातार वो दो कोलिजन के बीच में कितना टाइम लगा, दो कोलिजन्स के बीच में कितना रिलैक्सेशन टाइम रहा उसका, कितने टाइम तक वो रिलैक्स रहा दो कोलिजन्स के बीच।
वही क्या है हमारा टाउ, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम फॉर द इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। क्लियर है बेटा? तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई, Vd इज इक्वल्स टू 8 टाउ। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, तो इस वैल्यू को बेटा आप पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, देखिए Vd दैट इज इक्वल्स टू माइनस ई टाउ अपॉन m। क्लियर है बेटा? तो ये आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। क्लियर? तो जल्दी से बेटा फटाफट पहले वीडियो को पॉज करके यहां तक नोट कर लीजिए। तो बेटा ये हमारे पास फॉर्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, और डेफिनेशन क्या रहेगी इसकी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, वो एवरेज वेलोसिटी जिसके साथ जो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन जिस एवरेज वेलोसिटी से आगे की ओर मूव कर रहे हैं ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जिस एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन आगे मूव करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर? तो अगर कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में किसी न्यूमेरिकल में आपको दिया आता है कि एक इलेक्ट्रॉन है वो इतनी वेलोसिटी के साथ आगे की ओर मूव कर रहा है, तो उसका मीनिंग बेटा क्या है, जब हमें बोला जाए कि एक इलेक्ट्रॉन इतनी वेलोसिटी के साथ आगे मूव कर रहा है तो इसका मतलब बेटा ये हुआ कि जो हमारा वो वेलोसिटी हमें गिवन है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। वो एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी नहीं होती एक्चुअली में, वो क्या होती है, सभी इलेक्ट्रॉन्स की एक एवरेज वेलोसिटी निकाली होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर? तो ये चलिए बेटा ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन जो कि आपने नोट कर लेनी है। अब एक और पूछा जा सकता है आपसे कि रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन पूछ सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए कंडक्टर है मेरे पास, उसको मैंने एक बैटरी के साथ जोड़ा जिसकी पोटेंशियल थी V। तो जैसे मैंने इसके साथ में कनेक्ट करूंगा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डेवलप हो गई कितनी, V। कंडक्टर के अक्रॉस जिसकी लेंथ कितनी थी बेटा, इस कंडक्टर की लेंथ इज L। क्लियर? अच्छा अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा दैट इज E इज इक्वल्स टू माइनस V बाई डी। फर्स्ट चैप्टर में आप कर चुके हो। क्लियर? अगर मैं यहां पर प्लस माइनस साइन को इग्नोर कर दूं तो सिंपली क्या बोलेंगे हम, E इज इक्वल्स टू V बाई डी। सिंपली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, E इज इक्वल्स टू V बाई डी। तो यहां पर D क्या है, देखिए बेटा E इज इक्वल्स टू V बाई L, यानी कि ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब इलेक्ट्रॉन जो है देखिए हमारे वो यहां से यहां तक मूव कर रहे हैं बेटा। क्लियर है? अब इलेक्ट्रॉन यहां से इस तरफ आ रहे हैं तो E इज इक्वल्स टू V बाई L। क्लियर है? अच्छा अब हमारे पास देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा, जो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज माइनस E टाउ डिवाइडेड बाय m। क्लियर? अभी मैंने बोला अभी फिलहाल आप साइन को यहां पर प्लस माइनस को इग्नोर कीजिए, हम केवल स्केलर में बात कर रहे हैं। अब यहां से आप E की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए और उस वैल्यू को यहां पर पुट कर दीजिए। तो देखिए बेटा Vd इंटू m डिवाइडेड बाय E इंटू टो दैट इज इक्वल्स टू E। अब इस वैल्यू को मैं यहां पर पुट कर देता हूं तो देखिए आप Vd m अपॉन E टो इक्वल्स टू V बाय L। क्लियर है बेटा? ये आ गया हमारे पास। तो अब देखिए आप यहां से Vd इज इक्वल्स टू, मैं सारे टर्म को उस तरफ ले जाता हूं, V E टो बाय m इंटू L। तो ये आ गया बेटा हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। क्लियर है? तो इस रिजल्ट को भी आपने जो है याद रखना है। जैसे ये रिजल्ट भी आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है सीबीएसई बोर्ड में, किस रिलेशन को डिराइव करो, या ये रिलेशन भी पूछा जा सकता है। तो आप पहले तो या तो ये रिलेशन निकाल लेंगे और उसके बाद फिर यहां से ऐसे सोल्व करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है? तो आ गया Vd इज इक्वल्स टू, यहां पर ये ध्यान रखना है Vd तो हमारी वेलोसिटी है और ये भी क्या है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा। क्लियर है? तो चलिए आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए और फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए बेटा नेक्स्ट हमें फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो कर रहा है
तो इलेक्ट्रॉन्स में कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी होगी, तो हमें करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या फाइंड आउट करना है, रिलेशन। तो एक बार इसको आइडिया देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। देखिए करंट का आपको फॉर्मूला पता है, दैट इज Q डिवाइडेड बाय T। क्लियर? Q क्या होता है बेटा, Ne डिवाइड में टाइम। क्लियर है? फॉर्मूला पढ़ा ना आपने क्वांटाइजेशन में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल्स टू Ne, n टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय T। क्लियर है? ये आप पहले पढ़ चुके हो। तो चलिए अब हम इसके लिए बेटा सबसे पहले फाइंड करते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। मान लीजिए कि हमारा जो कंडक्टर है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने मान लिया A, लेंथ इसकी मान ली बेटा L, और स्मॉल n ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। क्या है ये? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कितनी है। सिंपली बोले तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोला जाता है इसको। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या है ये? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा अब एक बात समझिए, मेरे पास सपोज समझने के लिए एक यूनिट वॉल्यूम में 10 इलेक्ट्रॉन है। एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। तो 5 यूनिट वॉल्यूम में कितने होंगे? 5 गुना 10। ठीक है? 1 यूनिट वॉल्यूम में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 यूनिट वॉल्यूम में कितने होंगे? 5 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास। तो ऐसे ही n क्या है बेटा हमारे पास? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक यूनिट वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो टोटल वॉल्यूम में कितने होंगे, यानी कि n इंटू में वॉल्यूम, जैसे मैंने यहां पर किया था। क्लियर है ना? 1 यूनिट वॉल्यूम में 10 इलेक्ट्रॉन थे, यहां पर 1 यूनिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? n इलेक्ट्रॉन है। बस यहां 10 की जगह क्या आ गया? n आ गया। तो वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम में कितने होंगे? वॉल्यूम को n से मल्टीप्लाई कर दो, वो आ जाएगा मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बेटा मैं n से डिनोट कर देता हूं। क्लियर है? स्मॉल n इनटू वॉल्यूम कितना है। अगर मैं इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? टोटल वॉल्यूम। तो देखिए बेटा a इंटू में n, ये आ गया अपने पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें चार्ज फाइंड करना है ना बेटा। देखिए Q दैट इज इक्वल्स टू n इंटू में E, तो यानी कि NaLe। क्लियर है? तो मैं इसको नोट कर लेता हूं बेटा इक्वेशन नंबर 1। Ne दैट इज इक्वल्स टू NaLe। अभी ये हम बाद में भी लिख लेंगे या पहले भी लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है। फिलहाल ये आ गया मेरे पास चार्ज, लेकिन अभी मुझे बेटा देखो चार्ज तो आ चुका है, टाइम भी तो निकालना है मेरे को। क्लियर है? अब टाइम कितना आएगा अपना ये वो समझिए आप। तो देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक मूव कर रहे हैं, तो मूव करने में वो कुछ ना कुछ टाइम तो लेंगे। ठीक है? तो टाइम क्या होता है? देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस पर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो टोटल यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है? L। तो टाइम में इधर ले गया, वेलोसिटी नीचे, तो टाइम का फॉर्मूला आया बेटा डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी है मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इक्वल। टाइम क्या है? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो ये आ गई बेटा अपने पास t की वैल्यू। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अच्छा अब देखिए आप, वो वहां पर हम रखते हैं I इक्वल्स टू Q बाय T। ये थी मेरी बेटा इक्वेशन नंबर 3। पहले देखिए जल्दी से आप यहां तक नोट कर लीजिए, उसके बाद आंसर हमारा जल्दी बहुत ही आसान सा है। वीडियो को पॉज करके जल्दी से आप यहां तक नोट कीजिए।
तो चलिए आपने नोट कर लिया बेटा। अब हम देखते हैं इक्वेशन 3 में 1 और 2 की वैल्यूज को पुट कर दीजिए। देखिए यहां से I इक्वल्स टू Q की वैल्यू ये है NaLE डिवाइडेड बाय, डिवाइड में टाइम था बेटा, टाइम की वैल्यू ये रही हमारे पास L, और जो VD है वो इधर, यानी कि Na, L से L कैंसल, VDE। क्लियर? तो बेटा I इज इक्वल्स टू NeAVD। दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिलेशन। क्लियर है बेटा? तो हमें फाइंड करना था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन, जो कि हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो जल्दी से आप इसको भी नोट कर लीजिए। अब हमारे पास एक ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है, एक ये हो गया, एक ये और एक ये, इन सभी को आपने ध्यान रखना है। क्लियर है? तो जल्दी से आप वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए बेटा अब हम समझते हैं प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। आपने ओम्स लॉ के बारे में तो पढ़ा ही होगा। क्या होता है ओम्स लॉ? V इज इक्वल्स टू IR। हम इस फॉर्मूले को प्रूव करने वाले हैं। 10th क्लास में आपने डायरेक्ट पढ़ लिया था V इक्वल टू IR, लेकिन इस फॉर्मूले को वेरीफाई करते हैं हम कि ये आया कैसे फॉर्मूला। तो चलिए बेटा करते हैं स्टार्ट। देखिए हमें पता है कि जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है दैट इज इक्वल्स टू E टाउ अपॉन m। ये फॉर्मूला हम पहले डिराइव कर चुके हैं यहां पर। क्लियर? तो यहां हमने जब E की वैल्यू पुट की V बाय L, तो हमारे पास बेटा आ गया था अपॉन ml। क्लियर है? ये आप सभी को पता है। अब देखिए आपको पता है कि हमें V की भी जरूरत है, I की भी जरूरत है। V हमारे पास ये रहा, अब I नहीं है तो I की इक्वेशन भी लिख लेते हैं। I इक्वल्स टू NeAVD। क्लियर है बेटा? ये भी चलिए हमारे पास आ चुका है। अब यहां से मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकाली। क्या आई? VD इज इक्वल्स टू I अपॉन NeA। क्लियर है बेटा? ये भी अपनी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब ये भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दोनों को आप इक्वल पुट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, EV टाउ अपॉन ml दैट इज इक्वल्स टू I डिवाइडेड बाय NeA। क्लियर? अच्छा अब एक काम करते हैं, मैं I को इस तरफ ले जाता हूं, बाकी सारी टर्म्स उस तरफ। देखिए कैसे, ये V था इधर ही रखा, ये ml ऊपर चला गया, ये m भी ऊपर गया, l भी ऊपर गया, इधर से E नीचे आ गया, ये टाउ नीचे आ गया, ये NeA ये ऑलरेडी यहीं पर है, NeA। क्लियर? और ये I यहां नीचे आ चुका है। क्लियर है बेटा? ये हमारा I नीचे आ गया। अच्छा अब यहां पर देखिए आप, क्या बचा मेरे पास? m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि कैसी क्वांटिटी है? कांस्टेंट। क्लियर? L लेंथ ऑफ द कंडक्टर, आप पूरा लिख लीजिएगा, ये भी कैसी क्वांटिटी है बेटा? कांस्टेंट। E इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं चलो एक यहां से E हटा देता हूं, ये यहां स्क्वायर लगा देता हूं। तो E क्या है बेटा? ये भी कांस्टेंट, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, ये भी कंडक्टर का एरिया सेम रहेगा, तो ये भी क्या है? कांस्टेंट। तो बचता क्या बेटा? टो और n। क्लियर? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये भी बेटा कांस्टेंट होती हैं ये, लेकिन हाँ टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होती हैं। अगर टेम्परेचर चेंज हो गया
तो इनमें भी चेंजेस आएंगे, अदरवाइज ये क्या रहेंगी, सेम। तो ये भी क्या है बेटा, कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि V by I इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट बेटा किसके इक्वल है, अपना R। तो इसका मतलब V upon I is equals to R. This is our Ohm's law. लेकिन Ohm's law में कंडीशन होती है, फिजिकल कंडीशन और टेम्परेचर कांस्टेंट रहने चाहिए। यहां पर हमने देखा टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि देखो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, कोलिजन उनके अंदर जल्दी जल्दी होंगे, तो इसमें चेंज आएगा, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी में भी चेंज आएगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे एकदम से एनर्जी गेन करने के बाद। तो ये वैल्यू टेम्परेचर के साथ बदल सकती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ओम्स लॉ जो है कब वैलिड है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो और फिजिकल कंडीशन सेम हो, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, लेंथ हो गई, अगर हम इन चीजों को भी कांस्टेंट रख दें तो हमारा ओम्स लॉ आ जाता है, V upon I is equals to R। क्लियर है बेटा। हेंस दिस इज द प्रूफ ऑफ आवर ओम्स लॉ। यहां पर आप लिख सकते हो क्या, व्हेन द टेम्परेचर एंड द फिजिकल कंडीशंस आर सेम, सो ओम्स लॉ इज प्रूव्ड। क्लियर। तो चलिए पहले बेटा एक बार जल्दी से आप फटाफट इसको यहां तक नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपना रेजिस्टिव वाला टॉपिक, और जल्दी से इस वीडियो को आज यहीं पर खत्म करते हैं। तो पहले आप नोट करें। तो देखिए बेटा हमारे पास V by I की वैल्यू ये आई, लेकिन V by I किसके इक्वल था, R के, तो हमारे पास ये एक वैल्यू किसकी आ गई बेटा, R की वैल्यू आ गई। रेजिस्टेंस, तो मैंने इसको यहां पर लिख लिया रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब देखिए ये मेरी इक्वेशन नंबर 1, और R इक्वल्स टू रो L बाय A, ये आपने पढ़ा है, ये इक्वेशन नंबर 2। यहां पर देखिए ये भी R, ये भी R, ये भी L, ये भी L, ये A, ये भी A, तो बाकी जो सारी टर्म बच गई मेरी, ये किसके इक्वल आ जाएगी, रेजिस्टिविटी के। Therefore, the resistivity is equals to M upon N E square tau। क्लियर है बेटा। तो यहां तक पहले तो हमने क्या किया, ओम्स लॉ को प्रूव किया, जो कि हम बाद में रब कर देते हैं, और इसके बाद हमने क्या फाइंड आउट किया बेटा, दैट इज रेजिस्टिविटी। क्या वैल्यू फाइंड आउट की है, रेजिस्टिविटी। क्लियर है, ये वैल्यू आई। तो अब यहां से आप देखिए रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, m तो कांस्टेंट है, मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कांस्टेंट है, तो रेजिस्टिविटी ओनली इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एंड दिस रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू τ। तो इन दोनों पर जो है रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। अब ये दोनों वैल्यू फर्दर किस पे डिपेंड करती हैं, देखिए आप, टेम्परेचर पर। किस पर, टेम्परेचर और नेचर ऑफ द मटेरियल पर। हर मटेरियल में n की वैल्यू अलग अलग होती है। क्लियर। और टेम्परेचर चेंज होने से n और τ दोनों चेंज हो सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं जो रेजिस्टिविटी है ये किस पर डिपेंड करती है बेटा, नेचर ऑफ द मटेरियल और साथ में ही टेम्परेचर पर। क्लियर है। तो चलिए बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक, कंप्लीट हुआ। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।